आग के रखवालों की सरजमीन आज़रबाईजान। करीब 1 करोड़ आबादी के मुल्क आज़रबाईजान में अक्सरियत मुसलमानों की है। तेल के ज़खायर से माला माल आज़रबाईजान बहीरा कैस्पियन यानी कैस्पियन सी के एक किनारे पर मशरक़ी यूरोप और मगरबी एशिया के बीच वाक़ है। इसके शुमाल में रूस, जुनूब में ईरान और मगरिब में आर्मीनिया मौजूद हैं। पिछले कुछ अरसे से आज़रबाईजान एक तनाज़े की वजह से खबरों में रहा और ये तनाज़ा उसके हमसाए मुल्क आर्मीनिया के साथ नगोर्नो कराबाख के खित्ते पर था। आर्मीनिया और आज़रबाईजान सन 1922 से 1991 तक कायम रहने वाले कम्युनिस्ट मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा बने, तो उस ज़माने में नगोर्नो कराबाख का इंतज़ाम आज़रबाईजान के हुक्काम के पास था। 80 की दिहाई के आखिरी बरसों में सोवियत यूनियन अपने खात्मे के करीब पहुंचना शुरू हुई तो साजिश के तहत अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स नगोर्नो कराबाख की मकामी पार्लियामेंट ने इस इलाके को आर्मीनिया का हिस्सा बनाने के हक में वोट दे दिया। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के मुआहदे के मुताबिक आर्मीनिया के कब्जे से छुड़ाए गए इलाके आज़रबाईजान के पास ही रहेंगे और दीगर नवाही इलाकों से भी आर्मीनियाई फौज पीछे हट जाएगी। 1988 में आर्मीनिया के कबायली गिरोहों ने फौज के जरिए इस इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद नस्ली फसादात शुरू हुए। आर्मेनिया और आज़रबाईजान की जानिब से बाकायदा तौर पर मॉस्को से आज़ादी के ऐलान के बाद नस्ली फसादात दोनों ममालिक के दरमियान भरपूर जंग में तब्दील हो गए और इन फसादात के नतीजे में हज़ारों अफराद हलाक और कम से कम 10 लाख नकल मकानी पर मजबूर हुए। गुज़िश्ता साल 2020 में आज़रबाईजान ने 6 हफ्तों की जंग के बाद आर्मेनिया से नगोर्नो कराबाख का मकबूजा इलाका छुड़वा लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिफा यूसुफजई और आप देख रहे हैं कि मेरे आसपास इर्द गिर्द बड़ा ही खूबसूरत मेस्मराइजिंग ड्रीमी किस्म का एक सीनिक व्यू है। और ये व्यू एक ऐसी जगह का है कि जो अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन थी एक मुल्क की, और एक दूसरे मुल्क ने इस जगह को आज़ाद कराया, लिबरेट कराया। मैं कश्मीर की बात नहीं कर रही, बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि ये कश्मीर भी हमारा एक ऐसा ही खित्ता है जो कि जुल्म और जबर के जिस पर कि पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इट इज़ अंडर कर्फ्यू फॉर मोर देन 1 ईयर। लेकिन ये जो जगह है इसका नाम है शूशा और ये काराबाख का इलाका है। Karabakh was under illegal occupation for decades by the Armenian forces, Armenian जो जालिम फोर्सेस थी उनकी इलीगल ऑक्यूपेशन में था आर्मीनिया। और मैं आपको बताती चलूँ कि 29 साल हो गए थे, लोगों ने बड़ी जुल्म सहे, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई। जब जंग भी हुई तो जाहिर है जंग में भी लोग जो हैं वही सफ़र करते हैं और फोर्सेस भी सफ़र करती हैं, जाहिर है उनकी भी जानें जाती हैं। लेकिन ये जो इलाका है बहुत खूबसूरत है। समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह से इसकी तारीफ बयान करें। ज़ाहिर है अल्लाह ने हर चीज़ को दुनिया में खूबसूरत बनाया है और उसी की कुदरत को देखकर आपको ये एहसास होता है कि हर एक को, हर इंसान को, चरिंद परिंद को आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। और जब आज़ादी नहीं होती तो आप इवन मूवमेंट भी नहीं कर सकते। जिस तरह हम देखते हैं कश्मीर में लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। जब कोरोना वायरस की पीक थी वहाँ पर तो उनको इलाज की भी फैसिलिटीज़ मैसर नहीं थी। लेकिन हम बात करें इस वक्त आज़रबाईजान में मैं मौजूद हूँ। काराबाख का ये इलाका है, आर्मेनियन फोर्सेस से लिबरेट कराया गया है आफ्टर डेकेड्स ऑफ मतलब रेजोल्यूशन आई उस पर यूनाइटेड नेशंस की, मुख्तलिफ लोगों ने उनको सपोर्ट किया। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ कि जिसने आज़रबाईजान को डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, ओपनली सपोर्ट किया है, आर्मेनिया की मुखालफत की है, उसके जुल्म और जबर की मुखालफत की है। अब जाकर ये इलाका लिबरेट हुआ है, आज़ाद हुआ है। ये प्रोग्राम इसलिए कर रही हूँ मैं, यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हमारा भी एक इलाका है, खित्ता है कश्मीर, जो कि ऑक्यूपेशन में है, जिस पर के भारतीय फ़ौजें जो हैं वो मुसल्लत की हुई हैं उन्होंने। और ये प्रोग्राम एक उम्मीद है कि अगर यहाँ पर आज़ादी आ सकती है 3 दिहाइयों के बाद तो इंशाल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होगा। उन लोगों को भी अपनी मर्जी से अपना फ्यूचर चुनने का हक मिलेगा और वो भी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकेंगे। दिस इज़ आज़रबाईजान, दिस इज़ काराबाख, liberated by the Azerbaijani forces from the illegal occupation of Armenia। और आज का प्रोग्राम इसी के हवाले से आपको बताएंगे, ये इलाका भी दिखाएंगे, डिस्ट्रक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि कितनी तबाही हुई है और लोगों ने कितना सफ़र किया होगा। आपको अंदाज़ा होगा इस प्रोग्राम को देखकर। स्टे विद मी। 1991 में जब आज़रबाईजान सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ तो तुर्की, पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान
वो इब्तिदाई ममालिक थे जिन्होंने इसके साथ सिफारती सतह पर ताल्लुकात कायम किए। आज़रबाईजान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क तुर्की, जबकि दूसरा पाकिस्तान था। आज़रबाईजान के मकामी लोग पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत करते हैं और आपको आज़रबाईजान में जगह जगह पाकिस्तान का परचम लहराता नजर आएगा। और इस सबसे बढ़कर आज़रबाईजान कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ कदम बकदम खड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने बड़ा पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली आज़रबाईजान को हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा उसका साथ दिया है। खासतौर पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ज़मीन का तनाज़ा था आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट किया इनको और हमारे और इनके टाइज गो वे बैक। यही वजह है कि यहाँ के लोग पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान के दिल में भी आज़रबाईजानियों के लिए और आज़रबाईजानीज़ के दिल में पाकिस्तानियों के लिए। मेरे साथ यहाँ पर एक आज़रबाईजानी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। योर नेम प्लीज़? त्रोल हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। हम जब यहाँ रिकॉर्डिंग करके वापस ऊपर जा रहे थे तो इन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग कहाँ से हैं, पाकिस्तान से हैं क्या? मैंने कहा यस वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। सो व्हाट डू यू वांट टू से फॉर द पाकिस्तानी पीपल? पाकिस्तान जिंदाबाद। नगोर्नो काराबाख के तनाज़े के बायस पाकिस्तान आर्मीनिया को तस्लीम न करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। यही वजह है कि आर्मीनिया से फतह के बाद जश्न में आज़रबाईजानी अवाम ने इजहार यकजहती करने पर तुर्की और पाकिस्तान के परचम भी लहराए और अवाम की बड़ी तादाद मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानी परचम उठाकर जश्न मनाती रही। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ी हमने, वहाँ मैंने खड़े होकर आपसे पहले बात की थी, और थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद ऑक्सीजन लेवल्स भी कम है, बड़ी हाइट है यहाँ पर शूशा पे, हमें सांस चढ़ गई। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं उन जवानों का, उन फौजियों का जो ऐसी कंडीशंस में लड़ते हैं अपने मुल्कों के लिए, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए। ख़ास बात जो मैं आपको बताती हूँ इस पहाड़ की वो ये है कि यहाँ पर आर्मेनियन फ़ौजियों का कब्ज़ा था, नाजायज़ कब्ज़ा था। आज़रबाईजानी फ़ौजी इस पहाड़ के नीचे से आए, थोड़ा सा अगर कैमरा हमारा दिखा दे, इस पहाड़ के नीचे से आकर उन्होंने इस पहाड़ पर वो आए, लाइट गन्स लेकर आए थे आज़रबाईजानी फ़ौजी, और लाइट गन से आकर इसी जगह पर जंग हुई थी। और बुलेट के जो निशानात हैं बुलेट्स के, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत वाज़ेह हैं, बड़े साफ नजर आएंगे। ये वो बुलेट्स के निशानात हैं जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये आपको नजर आएगा कि इसी मकाम पर वो जंग हुई है जिसके बाद के ये टेरिटरीज जो हैं आज़ाद अब कहलाई जाती हैं, और आज़रबाईजान की ये टेरिटरी थी बेसिकली जिस पर कि आर्मीनिया का इलीगल कब्जा था। पीछे जिस शक्ल में आप इस इमारत को देख रहे हैं, यहाँ पर हर इमारत आपको इसी शक्ल में नजर आएगी, और बमबारियों से, गोला बारूद से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं ये सारी इमारतें यहाँ पर। और ये कोई बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी खूबसूरत किस्म का कोई एक ऐसा अहाता लग रहा था, या ऐसी कोई घर या कोई हॉस्टल या कोई डॉर्मेटरी टाइप चीज़ लग रही है कि जहाँ पर मुख्तलिफ कमरे हैं और लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन ये सारा डिस्ट्रॉयड है, तबाह बर्बाद हुआ है। और इसकी एक वजह यही है कि जब जंग होती है तो फिर जंगों में तो ज़िंदगियां भी बर्बाद होती हैं, ज़िंदगियां भी जो है वो ख़त्म होती हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह होता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि आर्मेनिया ने इस इलाके को अपनी नाजायज़ कब्ज़े के अंदर तो रखा हुआ था, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कोई नहीं थी। वो यहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए नहीं था, बल्कि ये एक शायद पॉलिटिकल जंग थी उनकी जो आज़रबाईजान के साथ चल रही थी, जिसका कि मलबा जो है वो यहाँ पर रहने वालों पर गिरता रहा। और अब दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो यहाँ पर आज़रबाईजान ने इन इलाकों को आज़ाद कराने के बाद फौरी तौर पर कंस्ट्रक्शन का, रिस्टोरेशन का काम जो है वो शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट फुजली का बन चुका है, 8 महीनों के अंदर वो एयरपोर्ट बना। इसके अलावा मुतअद्दिद चीज़ें जो आपको हम दिखाएंगे, लेकिन ये ही इस इलाके का नक्शा है, और इसी तरह यहाँ की सारी बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी तबाह बर्बाद हुई हुई। आज़रबाईजान सयाहों की पसंदीदा जगह है और बाकू अपने सस्ते सयाहती पैकेजेस की वजह से मशहूर है, मगर पिछले कुछ अरसे से आज़रबाईजान एक तनाज़े की वजह से खबरों में रहा, और ये तनाज़ा उसके हमसाए मुल्क आर्मीनिया के साथ नगोर्नो काराबाख के खित्ते पर था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपर गौहर आगा मस्जिद के अहाते में, और ये मस्जिद बड़ी कदीमी हैसियत रखती है, आज़रबाईजानी मस्जिद है ये। इसके हवाले से जो इंटरेस्टिंग चीज़ आर्मेनिया ने करने की कोशिश की थी बिफोर द लिबरेशन ऑफ दीज एरियाज, वो ये की थी कि उसने इस मस्जिद की आज़रबाईजानी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश की थी। तो यहाँ इस मस्जिद की बिल्डिंग पे, इमारत पे जितने आपको आज़रबाईजानी साइंस मिलेंगे वो उन्होंने छुपा दिए थे, उनको मिटाने की कोशिश की थी। और उसकी वजह ये थी
कि वो चाहता ये था आर्मीनिया के आज़रबाईजान की जो मस्जिद है ये वाली, ये पर्शियन लगे। वो इसकी पर्शियन आइडेंटिटी को लोगों के सामने लाना चाह रहा था, बजाय इसके कि इसकी जो असल में ओरिजिनल आइडेंटिटी है जो कि आज़रबाईजानी है उसको छुपाना चाह रहे थे। तो नाज़रीन, पॉलिटिक्स और ये जो जंगें हैं इसमें मुख्तलिफ चीज़ें ममालिक करते हैं और उनके अपने मफाद के मुताबिक होती हैं वो चीज़ें। इंटरेस्टिंगली बड़ी खूबसूरत ये बिल्डिंग है और बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है यहाँ पर। एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये स्कैफोल्डिंग लगी हुई है और स्कैफोल्डिंग के ऊपर जो इन्होंने बैनर लगाया वो ये है कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल मॉन्यूमेंट्स ऑफ शूशा। यानी कि यहाँ पर ये काम जो है जारी और सारी है। मॉन्यूमेंट्स और इन सब की जो कल्चरल इनकी साइट्स हैं उसकी रेस्टोरेशन हो रही है, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है। और इस अहाते में मस्जिद ही का अहाता है ये, और ये कुछ कब्रें हैं यहाँ पर जो लोग मदफून हैं उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि अहम लोग थे अपने वक्त के जो यहाँ पर जिनकी तदफीन हुई है। और ये कब्रें 1330 सन 1330 की हैं यहाँ पर, यानी कि इसकी इतनी कदीमी हैसियत है और ये इतना हिस्टोरिक एक एरिया है इनका, जिसको कि आर्मीनिया इनकी आइडेंटिटी छुपाकर पर्शियन वे से दिखाना चाह रहा था, ईरानी बनाकर दिखाना चाह रहा था दुनिया को। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के मुआहदे के मुताबिक आर्मीनिया के कब्जे से छुड़ाए गए इलाके आज़रबाईजान के पास ही रहेंगे और दीगर नवाही इलाकों से भी आर्मीनियाई फ़ौज पीछे हट जाएगी। इस मुआहदे की रूह से आर्मीनिया के कब्जे से छुड़ाए गए इलाके शूशा का भी कंट्रोल आज़रबाईजान के पास रहेगा, जो दिफाई लिहाज से और सकाफती लिहाज से आज़रबाईजान के लिए निहायत अहम इलाका तस्वुर किया जाता है। अपर गौहर आगा मस्जिद है जिसके बारे में अहाते से खड़े होकर मैंने आपको बताया। अंदर से ये कुछ इस तरह लगती है। 1330 की कब्रें यहाँ पर अहाते में मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि ये इतनी पुरानी है कि ये सदियों पुरानी मस्जिद यहाँ पर आज भी खड़ी है और इसकी रेस्टोरेशन और इसको जो प्रिजर्व करने का काम है अब ये आज़रबाईजानी हुकूमत कर रही है। फूल का सिंबल है ये इस इलाके का खास फूल है जिसको हम नेशनल फूल भी अगर कहने तो गलत नहीं होगा। खरी बुलबुल इस फूल का नाम है और ये सिर्फ दुनिया में इसी इलाके में उगते हैं और गालिबन मार्च से मई के दरमियान इन फूलों की जो है वो प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा दुनिया में ये कहीं प्रोड्यूस नहीं होते। एक शायद इलाका ऐसा है साउथ अफ्रीका का कि जहाँ पर ये फूल लगते हैं। इसके अलावा दिस इज़ द प्लेस फॉर दीज फ्लावर्स। खरी बुलबुल इनका नाम है। और पीछे जो आप ये सारा फोर्ट्रेस देख रहे हैं ये यहाँ पर किला शूशा है और पना अली खान ने अपने दौर में इसको यहाँ पर बनाया था। इसका मकसद ये है कि ये जगह हाइट पर है। ऑफिस तो खैर पना अली खान का जो दफ्तर था जहाँ से वो अपने सारे तमाम मामलात देखता होता था वो नीचे था कहीं, लेकिन क्योंकि इसकी सिक्योरिटी, इस एरिया की सेफ्टी जो है वो हाइट की तरफ ज्यादा है, तो जिस तरह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसी तरह इनकी भी इस फोर्ट्रेस की वॉल है और वो सारा इसको कवर कर रही है। एक और चीज़ जो आर्मेनिया ने करने की कोशिश की वो ये थी कि इस किले की छतें उड़ा दी उन्होंने ताकि इस बिल्डिंग का कोलैप्स ज़्यादा तेज़ी से हो, ये बिल्डिंग ज़्यादा तेज़ी से डिटीरियरेट करे। तो छतें जब आप किसी जगह की उड़ा देते हैं तो फिर बाकी दीवारें भी उसकी ढह जाती हैं। ये किला शूशा है और बाहर से मैंने आपको दिखाया था, अंदर से भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़े बड़े पुराने कदीमी जो आर्किटेक्चरल एक आपको मिलती थी निशानियां, जैसे कि बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल वो करते थे। ईंटें उस वक्त उस तरह से नहीं इस्तेमाल होती थी कंस्ट्रक्शन में। तो ये इनका अंदर है, अंदर का साइड है, अंदर का पोर्शन है शूशा किला का। और हम जब यहाँ का नाम पूछ रहे थे तो वो अपनी ज़बान में कला कला कर रहे थे, तो थोड़ी देर बाद हमें ख्याल आया कि ये किला और कला उनकी और हमारी ज़बान का जो सिमिलैरिटी है बहुत से अल्फाज में नज़र आती है। तो ये शूशा का कला है और बहुत हाइट पे है। हमारी सांस अभी तक बहाल नहीं हुई है लेकिन बड़ा अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पर एक ज़माने में जिसने बनाया था पना अली खान, वो अपने लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ यहाँ रहा करते होंगे, काम करते होंगे, जो रियासती मैटर्स हैं उनको देखते होंगे। तो ये किला शूशा है नजरीन, अंदर से उसके मनाज़िर हैं।
नाज़रीन, इस इलाके में ज़्यादातर इस वक्त फौजी आपको नजर आएंगे क्योंकि जाहिर है यहाँ पर रेस्टोरेशन और रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मेरे पीछे वहाँ पर एक बेकरी है और बड़ी खूबसूरत बेकरी है, आपको उसके अंदर लेकर जाते हैं, दिखाते हैं क्या है, लेकिन बड़ी छोटी सी मिनी कॉम्पैक्ट सी बेकरी है। मेरे हाथ में जो आप लिफाफा देख रहे हैं इसके अंदर है जी ये बड़ा खास इनकी, जिसको हम कहेंगे यहाँ की सौगात है, गरम गरम ये शूशा ब्रेड कहलाती है और यहाँ पर लोग ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हर खाने के साथ। खाना इनका हमारे खानों से बहुत सिमिलर है, हम भी केपी वाले और पूरे पाकिस्तान वाले टिक्के और उन चीज़ों में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ पर भी गोश्त का बहुत इस्तेमाल है इनके खाने में, चीज़ बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, सैलेड्स बहुत खाते हैं और ये ख़ास शूशा ब्रेड है। इसको ज़रा मैं भी खा के चखती हूँ, ले तो हमने लिए, बड़ी गरम गरम है, ये दरमियान से आपने तोड़ी और यही वो एक बेकरी है जहाँ से पूरी जितनी भी आज़रबाईजानी फोर्सेज इस वक्त यहाँ पर मौजूद है रिकंस्ट्रक्शन और रेस्टोरेशन वर्क्स के लिए, उनको यहाँ से ब्रेड जाती है। आपको मैं दिखाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग ये जो शूशा ब्रेड है वो ये यहाँ पर बना कर इन्होंने तैयार करके रखी हुई है। ये ब्रेड जो है ये बन रही है, बाकी भी आपको ब्रेड बनाने का प्रोसेस दिखाते हैं। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है इनके। ये प्रेट्ज़ल सॉर्ट ऑफ ब्रेड जो हम एयरपोर्ट से बहुत कम मिलती है वो है, फ्लावर शेप की ब्रेड है, ये भी कोई तितली बनी है। अच्छा, फिर ये है, ये देखिए आप, बड़ी खूबसूरत ब्रेड बनी है और जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि ये इनका बैटर है और आप आ जाएँ, ये देखिए ये इनका जो डो बनाई हुई है, ये डो गूंदा हुआ है। अच्छा, फिर जो डो मिक्सर है जिसको कहते हैं कि आटा गूंदना, वो यहाँ पर होता है इस मशीन के साथ और यहाँ से ये ब्रेड बनती है। आज़रबाईजान की फ़ौज इस वक्त उन बारूदी सुरंगों को साफ करने में मसरूफ़ है जो आर्मीनिया की फ़ौज नगोर्नो काराबाख में लगाकर चली गई थी। आज़रबाईजान की हुकूमत का मंसूबा है कि जल्द से जल्द इन इलाकों को बारूदी सुरंगों से पाक करके यहाँ के मकामी लोगों को दोबारा से यहाँ बसाया जाए जो पिछले 30 साल से अपनी सरजमीन से दूर हैं। इन बारूदी सुरंगों की तादाद लाखों में है जिसे आज़रबाईजान की आज़रबाईजान माइन क्लियरिंग एजेंसी साफ कर रही है। जिस ज़मीन पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर मेरे पाँव के नीचे भी माइंस थी और ये माइन से इलाका इन्होंने क्लियर कर लिया है। इन सारे इलाकों में माइंस लगाई गई थी, जाहिर है ताकि यहाँ पर किसी किस्म की आबादी ना बस सके और जो लोग बसें तो वो उन माइंस के ज़ेर अताब आ जाएं। तो अब जब लिबरेट करा ली गई हैं मुख्तलिफ टेरिटरीज, तो हमें यहाँ पर ये ब्रीफिंग दी गई और ये पता चला कि हर इलाका किसी न किसी आर्मी के कमांडर के अंडर आता है और उस आर्मी के कमांडर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने दिए गए इलाके को, टेरिटरी को माइन फ्री बनाए। उसके लिए ये लोग 3 तरीके से इस इलाके को माइन फ्री बनाते हैं या माइन से पाक करते हैं। एक है कि अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं मैनुअल तरीके से, जिस तरह से इंसान है उसको देख देख कर निकालते हैं कि जहाँ उनको शक पड़ता है उस इलाके की तरफ चले जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि स्निफिंग डॉग्स होते हैं और वो इनकी मदद करते हैं माइंस को निकालने में, आइडेंटिफाई करने में कि ज़मीन के इस हिस्से में माइन लगाई गई है। और तीसरा तरीका जो है वो मैकेनिकल वेज है जिसमें कि मशीन्स का इस्तेमाल होता है, मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल होता है। मेरे पीछे भी जो आप देख रहे हैं ये सारा वही असला है जो इस जंग में इस्तेमाल हुआ और मुख्तलिफ जो इनके कमांडर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी टेरिटरीज़ में इनको डिस्प्ले किया हुआ है ताकि जो भी लोग विजिट्स पे आ रहे हैं या जो भी आकर इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आकर इसका डेमो भी देख सकते हैं कि ये इस किस्म की चीज़ें इन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं। अब जब माइन आइडेंटिफाई हो जाती है और माइन इनको पता चल जाता है कि कौन से इलाके में किस जगह पर है, क्योंकि बहुत अंदर करके ज़मीन के लगाई जाती है तो उसको निकालने का भी एक ख़ास तरीका है। जब वो निकल आती है माइन तो फिर उसको आपने एक्सप्लोड कराना होता है ताकि वो दोबारा कहीं इस्तेमाल में ना आ सके और उससे किसी को ख़तरा ना हो। गुज़िश्ता साल 2020 में आज़रबाईजान ने 6 हफ्तों की जंग के बाद आर्मीनिया से नगोर्नो काराबाख का मकबूजा इलाका छुड़वा लिया।
गांजा आज़रबाईजान का तारीखी शहर है। यहाँ कई तारीखी इमारतें हैं जिनमें इमाम बाकिर के बेटे का इमामजादे मज़ार, फारसी शायर निज़ामी गंजवी का मज़ार और खान बाग शामिल है। पिछले साल अक्टूबर में आर्मीनिया ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी करते हुए आज़रबाईजान के रिहायशी इलाके पर मिसाइलों की बारिश कर दी। वो रिहायशी इलाका गांजा शहर के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। मेरे पीछे जो आप मलबा देख रहे हैं, ये उस अटैक के नतीजे में ये हालत हुई यहाँ पर बिल्डिंग्स की कि जो आर्मेनिया ने आज़रबाईजान के एक बड़े पीसफुल शहर के ऊपर अटैक्स किए। ये आज़रबाईजान का सेकंड लार्जेस्ट शहर है, पॉपुलेशन के हवाले से भी, डेवलपमेंट के हवाले से भी, टूरिज्म के हवाले से भी। गांजा इसका नाम है। और ये जो मेरे पीछे मलबा आप देख रहे हैं, ये लोगों के घर हैं, सिविलियन आबादी थी यहाँ पर रह रही। और जब इन दोनों मुल्कों के दरमियान ज़ाहिर जंग हो रही थी या जो टेंशन्स थी, मिलिट्री टेंशन्स वो चल रही थी, तो आर्मेनिया ने सिविलियन आबादी पर अटैक किया था, मिसाइल रॉकेट्स फायर किए थे। उसका मकसद ये था कि जब आपकी किसी मुल्क के सिविलियंस को नुकसान पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है, तो आवाम जो है वो उठ खड़ी हो और वो ये कहे अपनी ही हुकूमत को या अपनी ही आर्मी को कि बैक ऑफ कर जाओ क्योंकि हमें नुकसान पहुंच रहा है, तो उनसे मत लड़ो ताकि हमारा नुकसान ना हो। लेकिन आज़रबाईजानियों ने क्या किया? आज़रबाईजानियों ने अपनी हुकूमत के साथ खड़े होने का फैसला किया। आज़रबाईजानियों ने और यहाँ के सिविलियंस ने खास तौर पर ये कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप लड़ाई नहीं रोकेंगे, आप अपने इलाके वापस उनसे लिबरेट कराएंगे। ये जो एरिया है जो मैप पे आपको नजर आ रहा है, ये वो जगह है जहाँ पर हम मौजूद हैं। गांजा का ये सारा टेरिटरी है और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रेड में आपको वो टारगेट्स नजर आ रहे हैं जहाँ पर के उन्होंने सिविलियन आबादी को टारगेट किया है आर्मेनियंस ने। और ये वो जगह है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ। बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लैट्स, लोगों के घर, दुकानें, ये सब उन रॉकेट मिसाइल हमलों से तबाह बर्बाद हो गई। और एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस शहर में रहने वाले जितने लोग हैं, नन ऑफ देम लेफ्ट गांजा सिटी ड्यूरिंग दिस वॉर, ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आज़रबाईजान एंड आर्मेनिया। तो वो सारों ने फैसला किया कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क की हुकूमत के फैसलों के साथ खड़े और हम यहीं रहेंगे। तो उनमें से किसी ने शहर छोड़कर भागने की, जाने की कोशिश भी नहीं की, वो सब यहीं पर मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग एक फैक्ट और ये भी है कि जब मुल्क आपस में लड़ रहे होते हैं तो जाने तो लोगों की जाती हैं, जानों का नुकसान तो इंसानों का होता है। आज़रबाईजान में इन्हीं हमलों में, ये जो मलबा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी जगह पे जो हमले हुए हैं उसमें एक ऐसी खातून भी थी जो कि बाद में इनको मिली, इन्होंने उनको अस्पताल वगैरह भेजा, उनका इलाज कराया, तो पता ये चला कि वो खातून आर्मेनियन थी ओरिजिनली और रहती सिर्फ वो आज़रबाईजान में थी। आज़रबाईजान की जो माइनॉरिटी अगर हम बात करें तो माइनॉरिटी में आर्मेनियंस भी रहते हैं और छोटी पॉपुलेशन है लेकिन है। तो वो आर्मेनिया ने अपने ही बंदे को अटैक करके नुकसान पहुँचाया। जिन घरों पर बमबारी की गई थी उन्हीं में से एक घर 4 साला बख्तियार का था। हमले के वक्त बख्तियार की उम्र 4 साल थी। आज बख्तियार की उम्र 5 साल है और आज भी बख्तियार में दुश्मन से लड़ने का जज्बा मौजूद है। अटैक नाज़रीन पीछे हुआ था और उस अटैक के आफ्टर शॉक्स इन इमारतों तक आए हैं। आगे भी आप हमें तो नज़र आ रहा है, आपको भी दिखाते हैं साथ साथ। ये सारी इमारतें यहाँ पर तबाह हुई हुई हैं। इस पार्क का बेसिकली नाम है एक जिस जगह पर मैं वॉक कर रही हूँ और ये जहाँ पर ये तबाही मचाई है आर्मेनियन फौजियों ने रॉकेट मिसाइल हमले करके, इस पार्क को विक्ट्री पार्क कहते हैं। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ये बनाया गया था। अब इस विक्ट्री पार्क की वो सिग्निफिकेंस तो शायद नहीं रही, लेकिन अब इस पार्क की सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर सिविलियन आबादी पर मिसाइल हमले किए गए और अब उनका एक मेमोरियल है जो यहाँ पर बना हुआ है। लोग आते हैं, अपनी रिस्पेक्ट्स पे करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनकी फैमिलीज जो पीछे रह गई हैं उनके लिए दुआएं करते हैं। दिस इज़ बेसिकली दैट मेमोरियल। ये सारी उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने इन अटैक्स में अपनी जानें गंवा दी। उनके बच्चे हैं, आपको छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं। ये सब लोगों की तस्वीरें हैं जो कि इन हमलों में ज़ख्मी हुए, जिन्होंने अपनी जानें खोई। और यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो ये मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ सो दैट आई विल नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। गांजा सिटी वॉज रिपीटेडली सब्जेक्टेड टू मिसाइल स्ट्राइक्स। मिसाइल की स्ट्राइक्स कौन सी थी उनके भी नाम है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। टॉर्चका यू मिसाइल, स्मर्च और स्कड, और इसके अलावा भी दीगर मिसाइल हमले थे जो हुए, लेकिन ये 3 जो है मेन मिसाइल्स थे जो कि फायर हुए इस शहर पर, टॉर्चका यू, स्मर्च एंड स्कड। और जो डेट थी वो थी 4, 5, 8, 11 और 17 अक्टूबर के दिन थे 2020 में, यानी कि पिछले साल जब पूरी दुनिया कोविड में थी। तो एक ऐसा खित्ता भी था जहां पर लोगों पर हमले किए जा रहे थे बगैर उनके किसी कसूर के। 26 सिविलियंस वर किल्ड,
26 जानें चली गईं, जिसमें कि 6 बच्चे थे और 127 लोग ऐसे थे, 127 सिविलियंस ऐसे थे जो कि शदीद ज़ख्मी हुए और उसमें से भी 29 बच्चे थे और उन तमाम लोगों को सिवियर इंजरीज हुई। तो मैं भी अपनी रिस्पेक्ट्स पे कर देती हूँ यहाँ पर भी, और ये फ्लावर हम इनके लिए रख देते हैं और हम दुआ कर सकते हैं सिर्फ कि दुनिया जंगों से, मिसाइल से, वेपनरी से, असलहे से पाक हो जाए किसी तरह। आर्मेनिया और अज़रबैजान सन 1922 से 1991 तक कायम रहने वाले कम्युनिस्ट मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा बने तो उस ज़माने में नगोर्नो कराबाख का इंतज़ाम अज़रबैजान के हुक्काम के पास था। 80 की दिहाई के आखिरी बरसों में सोवियत यूनियन अपने खात्मे के करीब पहुंचना शुरू हुई तो साजिश के तहत अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स नगोर्नो कराबाख की मकामी पार्लियामेंट ने इस इलाके को आर्मेनिया का हिस्सा बनाने के हक में वोट दे दिया। 1988 में आर्मेनिया के कबायली ग्रोहों ने फौज के जरिए इस इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद नस्ली फसादात शुरू हुए। आर्मेनिया और अज़रबैजान की जानिब से बाकायदा तौर पर मॉस्को से आज़ादी के ऐलान के बाद नस्ली फसादात दोनों ममालिक के दरमियान भरपूर जंग में तब्दील हो गए और इन फसादात के नतीजे में हज़ारों अफराद हलाक और कम अज़ कम 10 लाख नकल मकानी पर मजबूर हुए। गांजा से तकरीबन 3.5-4 घंटे की ड्राइव करके हम अगदाम पहुंचे हैं और अगदाम वो जगह है जो कि आर्मेनियंस के कब्ज़े में थी फॉर मोर देन 2 डेकेड्स, 29 ईयर्स हो गए हैं अब ये लिबरेट हुए हैं, तो तकरीबन 3 दिहाइयों तक आर्मेनिया के कब्ज़े में ये इलाका रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि उन्होंने यहाँ पर किया क्या है। किया ये है कि उन्होंने यहाँ पर इनके जो 100 साल 150 साल पुराने दरख्त थे वो काटे हैं, यानी कि उन्होंने नेचुरल वैंडलिज्म इसको हम कह सकते हैं कि किया। फिर उन्होंने इनकी जो हिस्टोरिकल ऐसी जगह थी जो कि इनके लिए वैल्यू रखती थी, सिग्निफिकेंट थी, मिसाल के तौर पे इनके एक बहुत अहम लीडर है पनाह अली खान, जिनके फोर्ट्रेस में हमने आपको विजिट कराया था शूशा में। वो बेसिकली उनका तीसरा फोर्ट्रेस था, तीसरा किला था। पहला किला उन्होंने इसी जगह अगदाम के कुछ 10-20 किलोमीटर के फासले पर बनाया था और यहाँ पर इनका ऑफिस है। यहीं पर इनका जो मकबरा है वो भी था, उसका भी इन्होंने जो है उसको भी बर्बाद किया, तबाह किया, मलियामेट बल्कि हम कहेंगे ये दिस इज़ द राइट वर्ड। इसके साथ साथ यहाँ पर बाकी भी जो कराबाख खान्स के जो ख़ानदान है उसके जो दीगर मेम्बरान हैं, जो अहम लीडरान भी रहे होंगे माजी में इनके, उनके भी यहाँ पर रिमेन्स पाई जाती हैं। तो हमने पहले आपको बताया कि इन्वायरमेंटल वैंडलिज्म उन्होंने किया, नेचुरल वैंडलिज्म किया कि 100-150 साल पुराने दरख्त काटे। फिर इस जगह को, जो कि इनके लिए बड़ी सिग्निफिकेंट है, इस जगह को उन्होंने स्टबल के तौर पे इस्तेमाल किया और यहाँ पर अपने जानवर बांधा करते थे ड्यूरिंग दी ऑक्यूपेशन, इलीगल ऑक्यूपेशन। फिर यहाँ पर एक और चीज़ लिखी गई है कि पीछे जो कब्रिस्तान है इस इलाके का, वहाँ पर मुख्तलिफ कराबाख के खान्स के जो फैमिली के मेम्बरान हैं उनकी कब्रें हैं। एक बड़ी ख़ास कब्र जो है वो है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि खुर्शीद बानो नातावान, जो खान की डॉटर थी, खान की बेटी थी और पोएटिस भी थी और फिलैंथ्रोपिस्ट भी थी, उनकी भी कब्र यहाँ पर है। और उनकी कब्र के साथ उन्होंने क्या किया, एक औरत की कब्र थी, उस कब्र को न सिर्फ उन्होंने ख़राब किया, मलियामेट किया, बल्कि उनकी डेड बॉडी और जो रिमेन्स रह गए थे उसको भी ज़मीन से निकाल कर जिसको कहते हैं कि डिस्ट्रॉय किया, ताकि किसी किस्म का कोई इनका हेरिटेज, किसी किस्म की कोई हिस्ट्री बाकी ना रहे। ये जो आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो है ये पनाह अली खान का मकबरा था। दिस इज़ कॉल्ड हिस्टोरिक वैंडलिज्म के, हिस्टोरिकल वैंडलिज्म के आप एक मुल्क की सिर्फ तारीख ही ना मिटाएं, आप उनका कल्चरल वैंडलिज्म भी करें, उनका कल्चर भी मिटा दें, उनके जो कदीमी दरख्त लगाए गए हैं वो भी मिटा दें, सब हर चीज़ मतलब जिसको हम कहते हैं नीस्तो नाबूद कर देना। इस इलाके में आपको मनाजिर जो नज़र आएंगे लिटरली वो ये हैं, ये आपको मेरी वीडियोज़ में नज़र आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा अगर कैमरे से दूर भी चली जाऊँ तो अगदाम जुनूबी अज़रबैजान के इलाके नगोर्नो कराबाख का एक बहुत अहम शहर है जिसे दोबारा आबाद करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस शहर को कभी भूतों का शहर भी कहा जाता था क्योंकि शहर की आबादी 0 थी। वो ऑफिस की बिल्डिंग है, ऑफिस भी आपको दिखाते हैं करीब से। 1993 में यहाँ आर्मेनिया के कब्जे के बाद कत्ल गारत का एक ऐसा बाजार गर्म हुआ कि अज़रबैजानी लोग ये शहर छोड़कर जाने लगे। बावजूद इसके कि ये शहर जंग में शामिल नहीं था,
मगर आर्मीनिया की फौज ने इस शहर को तहस नहस कर दिया। आर्मेनिया से कब्जा छुड़ाने के 30 साल बाद आज़रबाईजानी लोग इस शहर में वापस आए हैं। अब हम पनाह अली खान के इधर ऑफिस का जो अहाता है उसमें मौजूद हैं। आपको नज़र आ रहा है कि ये भी उन्होंने ऐसे इन चीज़ों को इस्तेमाल किया है कि यहाँ पर जानवर बांधा करते थे और किसी किस्म की कोई रिस्पेक्ट, कोई रिगार्ड किसी मुल्क के कल्चर के लिए, उसके हेरिटेज के लिए उन लोगों में था नहीं जिन्होंने यहाँ पर ऑक्यूपेशन की हुई थी। ऑफिस आपको दिखाते हैं। जाहिर है पुरानी बिल्डिंग्स और पुरानी जो इमारतें बनी होती हैं उनका एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये देखें, इस किस्म के पत्थर इस्तेमाल होते होंगे उस वक्त जब यहाँ पर ये फोर्ट और इस किस्म के ये बिल्डिंग्स बने हैं। और एक और चीज़ हमें पता चली, और वो पता हमें ये चला कि यहाँ पर अच्छा एक तो आवाज़ गूंजती है, आपको मेरी बड़ी क्लियर आवाज़ आएगी। पता ये चला कि ये जो दरवाज़ा है, जाहिर है लोगों की हाइट तो बड़ी होती है, तो ये दरवाज़ा इतना है कि आपका सर टकरा सकता है। तो इस दरवाजे की हाइट बड़ी छोटी रखी गई है। अब हमने वजह पूछी तो यहाँ पर जो हमें बता रहे हैं इनके ऑफिस से, वो ये बता रहे हैं कि वजह ये है कि जब आप अंदर आते थे और पनाह अली खान अंदर अपने दफ्तर में बैठे होते थे, दरमियान में बिल्कुल आपको बताऊंगी कि वहाँ पर क्या है, लेकिन जब वो अपने दफ्तर में बैठे होते थे और कोई बंदा उनको विजिट कर रहा होता था तो वो झुक जाता था ताकि उसका सर ना लगे। तो जब वो झुक जाता था और झुक कर अंदर आता था तो इसका मतलब एक तरह से ये भी होता था कि पनाह अली खान को वो अपनी रिस्पेक्ट्स दे रहे हैं, उनके सामने बाउ डाउन कर रहे हैं। तो ये इसलिए भी ये एक वजह ये भी है कि पुरानी जो इमारतें हुआ करती थी बादशाहों के दौर की, या बड़े बड़े जो लीडरान गुजरे हैं, फातिहीन गुजरे हैं दुनिया में, उन्होंने अपने बिल्डिंग्स तो बहुत बड़ी बड़ी बनाई हैं, दरवाजे छोटे बनाए हैं ताकि जब वो अंदर एंटर हों आप थोड़ा सा झुक जाएं तो अगले को ये लगे कि आप उसको बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है। और ये उनका ऑफिस है। आप जैसे जैसे अंदर आते हैं आपकी आवाज़ होता है गूंजने लग जाती है। पुराना कदीमी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। वो ऊपर छत पे अगर आप देखेंगे वो चिमनी है, और वो चिमनी दरमियान में बिल्कुल इसलिए है कि ये जो जगह है, दिस इज राइट इन द मिडल ऑफ दिस बिल्डिंग, बिल्कुल सेंटर में मैं खड़ी हूँ। ये जो था फायर प्लेस, यहाँ पर आग जलाई जाती थी क्योंकि इलाका बहुत ठंडा है और इस कदर ठंड है यहाँ पर कि हमसे बोला भी नहीं जाता। दिस वॉज द फायर प्लेस। सीधा इसका धुआं ऊपर जाता था चिमनी में, और ये था जी पनाह अली खान का दफ्तर। अक़दाम का ब्रेड म्यूजियम 1983 में बनाया गया था। 1992 में जब आर्मेनिया ने यहाँ कब्जा किया तो इस म्यूजियम को तबाह कर दिया। इस ब्रेड म्यूजियम के आसार आज भी बाकी हैं। ब्रेड म्यूजियम के सामने मैं खड़ी हूँ, और ब्रेड म्यूजियम इसकी ये हैसियत है कि 1983 में जब ये बना था तो उस वक्त ये एक मिल हुआ करती थी जहाँ पर के वीट की प्रोडक्शन, वीट को रिफाइन करना और ब्रेड बनाना का काम होता था। और 1983 में जब ये बनी थी तो उस वक्त ये दुनिया की सिर्फ दूसरी, यानी कि उस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ब्रेड म्यूजियम्स थे, एक कहीं और होगा और एक ये था। और अब आज जिस हालत में है ये, और आर्मीनियंस ने जो इसके साथ किया है उसके वो आपको मैं मनाज़र दिखाती हूँ। मोज़ेक आर्ट हुआ हुआ है इस पे, बड़ा खूबसूरत ग्रेन्स और ग्रेप्स जो यहाँ का अक़दाम का सिंबल्स हैं, यानी कि अंगूर और दालें, वो यहाँ पर इसमें बड़ी नुमायाँ हैं। इसके साथ एक कैफ़े हुआ करता था जिसका नाम था सुम्बुल कैफ़े, और इसके अलावा इसके साथ एक और सराय हुआ करता था जिसको कि हम होटल कहते हैं आम ज़बान में, या गेस्ट हाउस कहते हैं, जहाँ पर लोग ठहरा करते थे मुसाफिर जब आगे कहीं जा रहे होते थे। ये सारी जगह इन्होंने इसी तरह तबाह करके छोड़ दी हैं। और आर्मीनियंस के जब ये इलीगल ऑक्यूपेशन यहाँ पर चल रही थी तो ये सब यहाँ पर उन्होंने ये हशर इस इलाके का किया है। और मकसद क्या था? मकसद ये था कि इनकी कल्चरल हेरिटेज को नुकसान पहुँचाया जाए, इनकी सारी तारीख मिटा दी जाए। ब्रेड म्यूजियम की एक और सिग्निफिकेंस इस तरह से है इनके कल्चर के साथ कि जो आज़रबाईजान है, इनके खाने का आगाज़ जो है वो ब्रेड से होता है। ये जब टेबल पे खाना रखते हैं या किसी को होस्ट कर रहे होते हैं, मेहमान नवाजी कर रहे होते हैं किसी की, तो ब्रेड और सैलड के साथ इनके खाने का जो है आगाज़ होता है। और ब्रेड एक बड़ा लाजमी जुज़्व है इनके खाने का, इनके मील्स का। ब्रेड की बड़ी इज्जत भी ये करते हैं क्योंकि एक ज़माना ये वो भी था कि जब वर्ल्ड वॉर्स हो रही थी और उस वक्त लोगों को, सिटीजन्स को सिर्फ ब्रेड का टुकड़ा दिया जाता था ताकि वो रह सके। इकनॉमिक हालात मुल्कों के इतने ख़राब हो गए थे। पीछे जो बड़ी खूबसूरत सी एक ही दीवार नज़र आ रही है वो है स्टेट
ड्रामा थिएटर अगदाम में, और ये 1955 और 56 के दौरान बना था। 500 लोगों की यहाँ पर कैपेसिटी थी। वो यहाँ बैठकर म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस देखा करते थे, ड्रामास देखा करते थे। लेकिन फिर हुआ वही जो बाकी इस शहर का हाल है। 1994 में रूस की कोशिशों के नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी हुई तो नागोर्नो कराबाख मुकम्मल तौर पर आर्मीनियाई अफवाज के कंट्रोल में आ चुका था। इस दौरान मुआहिदे में ये तय पाया कि नागोर्नो कराबाख आज़रबाईजान का ही हिस्सा रहेगा, लेकिन इसका हुकूमती इंतज़ाम आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास होगा जिन्हें आर्मीनिया की हुकूमत का ताउन हासिल होगा। तब से 2020 तक ये आज़रबाईजान का हिस्सा था, लेकिन इसका इंतज़ाम आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास था। इस दौरान पिछली 3 दिहाइयों में झड़पों का सिलसिला जारी रहा और 2016 में इन झड़पों में तेज़ी आई। ये जो पीछे तस्वीर लगी है ये है जी विक्ट्री म्यूजियम, जो कि यहाँ पर बनेगा अगदाम में इस सारे तबाहकारी होने के बाद। और एक और म्यूजियम ये लोग बनाएंगे, वो होगा जी ऑक्यूपेशन म्यूजियम। ऑक्यूपेशन म्यूजियम वुड कंसिस्ट ऑफ वीडियोस, पिक्चर्स उन सारी जगहों की कि जो यहाँ तबाह हुई, ख़राब हुई। ये जो आप मेरे साथ साथ देख रहे हैं, जो मैं चलती जा रही हूँ और ये आप मेरे साथ साथ देख रहे हैं, ये सारे वो पत्थर हैं जो जाहिर है छतें गिरी हैं, दीवारें गिरी हैं, तो उनके पत्थर, उनका जो स्ट्रक्चर, जो मटेरियल है वो यहाँ पर मौजूद है। इनका मानना और कहना ये है कि यही मटेरियल ये इस्तेमाल करेंगे इस ओपन स्काई म्यूजियम को बनाने में और इसको डेवलप करने में। साथ आपको अगर मैं ये भी दिखाऊँ, ये भी देखें, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आ रही है और ये इसका भी वही हाल है जो बाकी यहाँ की बिल्डिंग्स का हाल है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो ये करने जा रहे हैं वो ये है कि इस सारे बड़े म्यूजियम, क्योंकि ओपन स्काई म्यूजियम है, ये सारी बिल्डिंग्स इस ओपन स्काई म्यूजियम का हिस्सा होंगी और ये बड़े एरिया पर ये फैला हुआ होगा। और ये जो म्यूजियम है इसकी जो बाउंड्री वॉल होगी उसकी शेप में, उसकी दीवार में भी आर्क शेप्स बनाए जाएंगे जो कि अकदामिश आर्किटेक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। जुम्मा मॉस्क इस मस्जिद का नाम है और जुम्मे की जो सिग्निफिकेंस हमारे लिए है वही आज़रबाईजानियों के लिए है। जुम्मे का मेन मकसद हमारे लिए ये होता था कि हम मस्जिदों में मिलें, हमारी बात हो, खुतबा हो, उस दिन हमें कोई अच्छी बात दीन के बारे में, दुनिया के बारे में पता चले। और आज भी हमारे लिए यही मकसद है और इनके लिए भी वही मकसद है। जुम्मा मॉस्क इस मस्जिद का नाम इसलिए है कि जुम्मे को यहाँ पर भी ख़ास जो है लोग आते हैं जुम्मे की नमाज के लिए। लेकिन अब दिस मस्जिद इज़ नो मोर, जिसको हम कहेंगे ऑपरेशनल कह लें या फंक्शनल कह लें, क्योंकि इस मस्जिद का हाल हमारे सामने है। मस्जिद कहलाई जाती है ये मस्जिद और 1868 से 1872 साल में इसकी तामीर का काम मुकम्मल हुआ था। और जिस आर्किटेक्ट ने ये मस्जिद का नक्शा बनाया था उसी आर्किटेक्ट की एक और मस्जिद मैं आपको शूशा में दिखा चुकी हूँ, जिसका कि हमने आपको बड़ा उससे बताया था कि वहाँ पर 1330 की कब्रें भी मौजूद थी, वो इतनी कदीम थी। और इस मस्जिद की भी कदीमी हैसियत बहुत है। 1868 से 1870 तक इसकी तामीर हुई, तो ये उस वक्त से है। लेकिन आप इसका स्ट्रक्चर अंदर से देखें तो किस तरह इसको ख़राब करने की, डिमोलिश करने की, तबाह करने की कोशिश की गई है, ये आपको इसका स्ट्रक्चर बड़े आराम से बता रहा है। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि इस इलाके की बिल्डिंग्स में एक अजीब सी स्मेल आती है, जानवरों की स्मेल आती है। तो यहाँ पर जब हमने पूछा कि वो क्यों आती है तो उन्होंने ये कहा कि जो आर्मीनियंस थे उन्होंने इन बिल्डिंग्स में जानवरों को रखा हुआ था। इस हद तक तज़हीक और जिसको कहते हैं कि तौहीन आमेज़ रवैया था उनका। सिर्फ वो जंग ही नहीं थी, उनके मकासद में नफ़रत और तज़हीक, तौहीन सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि रिलीजन के लिए भी मौजूद थी। तो ये हशर उन्होंने इस मस्जिद का किया। मस्जिद के रूफ टॉप पर मैं मौजूद हूँ, जुमा मस्जिद के। और जैसा कि यहाँ पर बाहर बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें बताया भी गया था जब मैं जुमा मॉस्क के रूफ टॉप पर आई हूँ, तो आप दूर दूर तक देख सकते हैं सिर्फ तबाही आपको नज़र आएगी। पूरा शहर ज़मीन बोस कर दिया गया। पूरे शहर की हर इमारत में सुराख है, कहीं बम का गोला आपको नज़र आ रहा है लगा हुआ, कहीं बुलेट के जो होल्स हैं वो नज़र आते हैं। और मैं तो क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर बैठी हूँ तो मेरी आंखों को तो बहुत साफ़ नज़र आ रहा है। कैमरा मुझे नहीं पता कितना जस्टिस कर सकेगा इस जगह के साथ, लेकिन अगर
आप यहाँ पर होते तो आप भी बहुत हैरान होते कि एक खित्ते में दुनिया के ये तबाही हो रही थी, 30 सालों तक होती रही और दुनिया को पता नहीं चला। 2020 में 6 हफ्तों की जंग के बाद आज़रबाईजान ने अपने मकबूजा इलाके नगोर्नो कराबाख को आर्मीनिया से आज़ाद करा लिया। दोनों ममालिक के दरमियान रूस की मुआवनत से मुआहिदा हुआ और अमन मुआहिदे को आज़रबाईजान की फतह करार दिया गया। इस मुआहिदे पर आज़रबाईजानी सदर इल्हाम अलीयेव, आर्मीनियाई वज़ीर आज़म निकोल पश्नियान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दस्तखत किए और इस तरह नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा इख्तिताम को पहुंचा। गांजा और अकदाम से वापसी पर हम यहाँ एक रेस्टोरेंट पर खाने के लिए रुके। बड़ा खूबसूरत सा सजाया हुआ है और सजावट को 4 चांद लग गए जब मैंने अपने मुल्क का झंडा देखा इधर। और ये ऊपर 3 इनके झंडे लगे हैं, एक आज़रबाईजान का अपना झंडा है, एक तुर्की का परचम है और साथ पाकिस्तान का परचम लगा है। दिस इज हाउ दे फील अबाउट पाकिस्तान। फजूली एयरपोर्ट आज़रबाईजान के नए फतहशुदा इलाके नगोर्नो कराबाख के ज़िला फजूली में वाक़ एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट की अहम बात यह है कि इसे रिकॉर्ड 8 माह में तामीर किया गया। यह आज़रबाईजान के 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में से एक है और इसकी तामीर में 75 मिलियन मानत यानी $44 मिलियन खर्च हुए। 14 जनवरी 2021 को आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव ने इसका संग बुनियाद रखा था और 26 अक्टूबर 2021 को सदर इल्हाम अलीयेव और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने इस एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया। देमीर योलू hatları बाकी की फॉरेन मिनिस्ट्री में मैं मौजूद हूँ और उसके अहाते में खड़ी हूँ और आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा वाज़ेह तौर पर यहाँ पर शहर की इमारतों में नज़र आएगी वो है रूसी तर्ज तामीर। यानी कि एक ज़माने में जब ये उस एक पावर का हिस्सा थे और उसके बाद जब अलग हुए तो इनकी मुतअद्दिद सरकारी इमारतों में वही तर्ज तामीर आपको आज भी देखने को मिलता है जो बड़ा अट्रैक्टिव है। वज़ारत ख़ारजा में हमें आर्मीनिया और आज़रबाईजान के तनाज़े से मुतल्लिक़ एक अहम ब्रीफिंग दी गई। अब मेरे साथ आज़रबाईजान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिज एक्सीलेंसी एलनूर मोहम्मदोव मौजूद हैं। आज़रबाईजान सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान ने आर्मीनिया के तनाज़े में आज़रबाईजान को किस तरह से मदद फराहम की। पाकिस्तान ने तसलसल के साथ आज़रबाईजान की इलाकाई सालमियत पर हिमायत की है। इन तमाम सालों के दौरान जब आज़रबाईजान के इलाकों पर आर्मीनिया की फ़ौज का कब्ज़ा था, इस हवाले से पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कई रेजोल्यूशंस भी पास की हैं। फरवरी 1992 में पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने इसे नस्लकुशी तस्लीम करते हुए इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास की और आज़रबाईजानी लोगों के कत्लेआम की मजम्मत की। यकीनी तौर पर हमने इस हिमायत को महसूस किया। और जहाँ तक पाकिस्तानी अवाम की बात है, हमारी बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं। काराबाख की दूसरी जंग के दौरान आज़रबाईजान के कई शहरों और कस्बों की गलियों में पाकिस्तानी परचम लहराया गया। ये वो सपोर्ट है जो न सिर्फ हुकूमत को हुकूमत की तरफ से है बल्कि अवाम की तरफ से भी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर का तनाज़ा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान काराबाख का तनाज़ा था। कश्मीर में लोगों को कत्ल किया जा रहा है, उनके बुनियादी हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हम जोर देते हैं कि जम्मू और कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी कवानीन के मुताबिक हल होना चाहिए। हमने यहाँ आर्मीनियन फ़ौज की तरफ से मुसलसल जारहियत बर्दाश्त की है, जिसके बाद अब हम यहाँ पहुँचे हैं। आलमी कवानीन मौजूद हैं जो इस हवाले से पाकिस्तान के लोगों को पायदार अमन फराहम कर सकते हैं। Thank you very much. आज विक्ट्री डे सेलिब्रेट हो रहा है नाजरीन यहाँ पर, और जो इन्होंने अपने कब्जाशुदा इलीगली कब्जाशुदा इलाके आर्मीनिया से वापस लिबरेट कराए हैं, आज़ाद कराए हैं, उसकी खुशी में आज यहाँ पर पूरा शहर पूरा मुल्क इनका जश्न मना रहा है। और यकीन मानिए ये भी वैसे ही जश्न मनाते हैं जैसे हम पाकिस्तानी 14 अगस्त को मनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी, वैसे तो यहाँ का बड़ा सेफ सिक्योर किस्म का माहौल है, कोई पुलिस वगैरह नज़र नहीं आती, लेकिन आज सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए सड़कों पे पुलिस आपको नजर आएगी और लोगों ने झंडे उठाए हुए हैं। वो देखे लड़कियां गुजर रही हैं, उन्होंने झंडे पहने हुए हैं आज़रबाईजान से।
ये जो है सारा सिलसिला, ये आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जो ज़मीन का तनाज़ा था, उसका कॉन्फ्लिक्ट की जीत की खुशी में आज के दिन ये लोग विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। मिलिट्री ट्रॉफी पार्क या वॉर ट्रॉफी पार्क बाकू का अवामी पार्क है, जहां 2020 की आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग का वो साजो सामान रखा गया है जो आर्मीनिया की फौज छोड़कर भागी थी। इस पार्क की बुनियाद जनवरी 2021 में रखी गई, जबकि जंगी साजो सामान की नुमाइश फरवरी में शुरू की गई और आम आवाम के लिए पार्क का इफ्तिताह 12 अप्रैल को सदर इल्हाम अलीयेव ने किया। उन चीज़ों पर मबनी है ये मिलिट्री पार्क जो आज़रबाईजान ने आर्मीनिया से लिबरेट कराए हैं, जो इलीगली ऑक्यूपाइड लैंड्स थे आज़रबाईजान के, उन जगहों पर इस्तेमाल हो रहे थे। तो बेसिकली ये आज़रबाईजानी सामान है जो कि आर्मीनिया के इस्तेमाल में था। अगर मैं आपको 360 व्यू दे दूँ यहाँ पर, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे आसपास इर्द गिर्द जितने आप ये टैंक्स और ये सारी जो आप मिलिट्री इक्विपमेंट देख रहे हैं, ये सारा असलहा देख रहे हैं, ये सारा जो है बेसिकली आर्मेनिया ने जो इलीगली ऑक्यूपाई किए हुए थे लैंड्स, आज़रबाईजान ने उन इलीगली ऑक्यूपाइड लैंड्स को जब लिबरेट कराया तो ये बेसिकली आज़रबाईजानी असलहा था जो उन इलाकों में मौजूद था जिस पर के आर्मेनिया ने कब्जा किया हुआ था। तो आज़रबाईजान की जो मिलिट्री फोर्सेज हैं उन्होंने अपने असलहे को भी लिबरेट कराया बेसिकली, जो कि उन्हीं के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। तो यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं कि आज़रबाईजान ही के इलाकों में जंग हो रही थी, क्योंकि आज़रबाईजान के वो इलाके आर्मेनिया के कब्जे में थे। हैदर अलीयेव आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैं और उनकी याद में बनाया गया हैदर अलीयेव सेंटर नामी म्यूजियम बाकू की पहचान है। इस म्यूजियम में आज़रबाईजान के साबिक सदर हैदर अलीयेव के ज़ेरे इस्तेमाल अशिया मौजूद हैं। ये 57,500 मीटर स्क्वायर की समंदरी लहर की शक्ल की एक मुनफरिद इमारत है और इस इमारत को इराकी निजाद बरतानवी आर्किटेक्ट ज़ाहा हदीद ने डिज़ाइन किया है। हैदर अलीयेव सोवियत आज़रबाईजान के 1969 से 82 तक सेक्रेटरी और 1993 से 2003 तक जमहूरी आज़रबाईजान के सदर रहे। उन्होंने जब इस मुल्क की बागडोर संभाली तो उस वक्त आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग उरूज पर थी। नगोर्नो काराबाख समेत मुल्क के 20% हिस्से पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। कौम के हौसले पस्त और माली और समाजी हालात अबतर हो रहे थे। ऐसे में उन्होंने मुल्क को इस्तेहकाम दिया और गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की, जिसके नतीजे में बड़े माली और इमदादी इदारे भी तरक्याती प्रोग्रामों के लिए सरमाया फराहम करने के लिए तैयार हुए। इस वक्त हैदर अलीयेव के फर्जंद इल्हाम अलीयेव आज़रबाईजान के सदर हैं। हैदर अलीयेव सेंटर में मैं मौजूद हूँ और ये इनका आप कह सकते हैं कि बाकू जो मेन कैपिटल है इनका, उसमें इनका मेन बड़ा म्यूजियम है। और जो म्यूजियम है उसके हवाले से मैं बताऊँ कि इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ये स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं अपने मुल्क की। जिस तरह से कि मैं आपको ये दिखाऊँ कि ये जो मेरे पीछे आपको ये वॉल नज़र आ रही है, इस पर आपको ईयर्स लिखे नजर आएंगे यानी कि साल, और इस पर आपको इनके फाउंडर की मुख्तलिफ तस्वीर नजर आएंगी। 1980 हैदर अलीयेव द फाउंडर ऑफ आज़रबाईजान। इसी तरह पीछे अगर आप देखेंगे तो भी इनकी फैमिली की फ़ोटोज़ हैं और ये कैपिटल में इनके बेस करता है ये वाला म्यूजियम। इसकी एक और ख़ास बात ये है कि जब हम लेफ़्ट की तरफ से ज़रा राइट मूव करेंगे तो ये इनकी पूरी एक टाइमलाइन है जो चल रही है, और इस टाइमलाइन में इन्होंने सोवियत के दौर से लेकर आज तक की जितनी डेवलपमेंट हुई है इनके मुल्क में, आज तक तेल कैसे इन्होंने जो है वो निकाला, उसी तरह गैस के ज़खायर के हवाले से इनकी क्या डेवलपमेंट हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इनके फाउंडर जो प्रेसिडेंट भी रहे हैदर अलीयेव, उनके ये यूनिफॉर्म्स हैं बेसिकली। और यूनिफॉर्म का मकसद क्या है मैं आपको समझाती हूँ। यूनिफॉर्म इसलिए है कि हैदर अलीयेव 1965 से 1967 तक हैदर अलीयेव कर्नल थे, यानी कि कर्नल थे, तो उनका एक यूनिफॉर्म वो है। और दूसरा यहाँ पर वो जब मेजर जनरल हुए 1967 से 1969 तक, तो एक यूनिफॉर्म उनका वो है। ये उनका सूट है, ये उनका जो है टेल कोट और वो सारी चीज़ें। ये बेसिकली हैदर अलीयेव ने इनॉग्रेशन सेरेमनी सूट है इनका 1993 का बेसिकली। तो ये एक और इस म्यूजियम की खास बात है कि इनकी बिलोंगिंग्स रखी गई है। फिर अगर थोड़ा सा और आगे आएंगे तो ये उनकी वो टेबल है जिस पर बैठकर बड़े अहम हुकूमती दस्तखत हुआ करते थे या फैसले हुए होंगे, तो ये उनकी वो टेबल है और ये उनका वो चेयर है। बड़ा खूबसूरत म्यूजियम बनाया हुआ है।
पाकिस्तान के सफारत खाने में मौजूद हूँ नाज़रीन, मैं बाकू में, और बाकू आज़रबाईजान का कैपिटल है और बड़ा खूबसूरत शहर है। बाकू का मतलब पूछेंगे, इस लफ्ज़ का मतलब हमारे साथ, और इसके हवाले से और भी बड़ी बातें करेंगे कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात कैसे हैं, क्यों पाकिस्तान को इतनी इज्जत देते हैं यहाँ के लोग, पाकिस्तान ने उनके लिए क्या किया है, और जो तनाज़ा था आर्मीनिया और आज़रबाईजान का, उसी किस्म का एक तनाज़ा हमारा भी चल रहा है हिंदुस्तान के साथ कश्मीर पे। क्या ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि अगर यहाँ का तनाज़ा आज की दुनिया में बड़े आराम से खुशअस्लूबी से तय पा गया, खैर जंग तो हुई, लोगों की जानें भी गई, लेकिन तय पा गया, तो क्या आने वाले वक्तों में कश्मीर का भी मसला इस तरह से हल होने की उम्मीद की जा सकती है? और फिर कल्चरल बड़े यहाँ के हमारे सिमिलैरिटीज़ हैं, टूरिज्म है, किस तरह से बूस्ट किया जा सकता है और पाकिस्तान क्या कुछ सीख सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के सफ़ीर आज़रबाईजान में जो मौजूद हैं जनाब बिलाल हई साहब, बाकू में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया, बड़ा खूबसूरत शहर है, और आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम जानना चाहते हैं। आप कब से हैं यहाँ पर एज द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू आज़रबाईजान? जी, मैं पिछले साल सितंबर में जी आया था इनकी जंग के शुरू होने से कुछ देर पहले, तो मुझे तकरीबन 1 साल हो गया। इसमें मैंने इनकी वॉर भी देखी और उसके बाद जो उन्होंने उसकी सेरेमनी की, सेलिब्रेशन की, वो भी देखा। अच्छा, ज़बान ये हमारी बहुत ज़्यादा नहीं समझते और अंग्रेज़ी भी उस तरह से नहीं ये लोग बोल सकते, तो अपनी ही ज़बान समझते हैं, लेकिन जब हम इनके सामने पाकिस्तान लफ्ज़ कहते हैं तो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और एक ये समझ जाते हैं कि वो एक मुल्क है, और उसके बारे में कहते हैं बरादर बरादर, पाकिस्तान आज़रबाईजान बरादर। तो यहाँ का हर बंदा पाकिस्तान के बारे में जानता है मोर और लेस, लेकिन पाकिस्तान में हम आज़रबाईजान के बारे में उतना नहीं जानते। क्या उसमें आपको लगता है मीडिया का कोई रोल है जो कि हमने कम अदा किया है? ये आप सही कह रहे हैं, आपका मुशाहिदा सही है और हमने भी ये महसूस किया है। शायद उसकी एक वजह यह भी है कि हमारे यहाँ पे ये तासुर है कि कोई अच्छी खबर तो बिकती नहीं है, वो चलती नहीं है। तो ये बताना कि जी एक मुल्क है कॉकेसस रीजन में, छोटा सा मुल्क है, वहाँ के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो क्या ये खबर जो है ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी? तो आई थिंक हमें ये हमारे मीडिया का ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा कि अगर वो लोगों को ये भी बता सके, अपने लोगों को, कि हमारे इतने चैलेंजेस हैं, महंगाई का मसला है और मसाइल हैं जिसमें हमारे अवाम मुश्किलात का शिकार है, लेकिन अगर उनको एक पॉजिटिव न्यूज़ की स्टोरी भी फीड की जाए ऑफ एंड ऑन, उनको बताया जाए कि दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त है, कदर है, और उन ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो सकते हैं, तो शायद इसमें मीडिया जो है वो गवर्नमेंट से बढ़ के किरदार अदा कर सकता है। अच्छा सर, हमारे ताल्लुकात इनसे बड़े गहरे हैं और बड़े अच्छे हैं, और ये जब इनसे, इनके आम शहरी से भी आप जब बात करें तो ये कहते हैं पाकिस्तान आज़रबाईजान बिरादर, तो ये भाई भाई का एक रिश्ता कहलाता है। इनके ताल्लुकात के बारे में जरा हमें बताएं कि किस तरह से ये इतने गहरे हुए और हमारी तरफ से क्या एफर्ट्स की गई थी जिनको ये वैल्यू करते हैं, और इनकी तरफ से हमारे लिए क्या किया जाता है या किया गया है जिनको हम वैल्यू करते हैं। जी, जैसा कि आपने खुद यहाँ पे महसूस किया होगा कि ये उन चंद ममालिक में से है आज़रबाईजान जहाँ पे पाकिस्तानियों से बेपनाह मोहब्बत की, और पाकिस्तान का झंडा लहराया हुआ होता है रेस्टोरेंट्स में, आपको जगह जगह पे नजर आएगा, सड़कों पे, बिल्डिंग्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर। और ये आपके नाज़रीन को ये पता होना चाहिए कि आम तौर पर ममालिक में ये कानून होता है कि किसी गैर मुल्क का झंडा लहराना जो है वो मायूब समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी झंडा एक कॉमन साइट है जो कि ये जाहिर करता है कि ना सिर्फ गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है, इसको सपोर्ट करती है, बल्कि लोगों की एक स्पॉन्टेनियस अफेक्शन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ना एम्बेसी उनको झंडे प्रोवाइड करती है, ना उनकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लोग खुद ही से उन अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और कई दफ़ा मुझे खुद इत्तेफाक हुआ है कि जब मैं जा रहा होता हूँ किसी मीटिंग पे, गाड़ी पे झंडा देख के लोग जो है वो मोहब्बत का इजहार करते हैं, और कई दफ़ा तो रास्ता दे देते हैं। अच्छा। जैसे लोग एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तानियों से मोहब्बत की जाती है। और जैसे आपने पूछा कि इसकी कोई ना कोई वजह होगी कि क्यों इस तरह है, तो देखिए ये मुल्क आज़ाद हुए सोवियत यूनियन से 1991 में, आज़रबाईजान भी आज़ाद हुआ, दूसरी भी उनके रास्ते। तो पाकिस्तान उन शुरू के ममालिक में से था, मेरे ख्याल में हमारा पहला मुल्क था जिन्होंने इनको एक आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम किया, और फिर हमने अपना रेजिडेंट मिशन, अपनी एम्बेसी यहाँ पे खोली। उस वक्त यहाँ पे और कोई भी एम्बेसी नहीं थी, तो हमने ना सिर्फ इनको आज़ाद रियासत शुरू में तस्लीम किया, अपने सफारत खाना खोला, और इनको हमने वो सपोर्ट दी, डिप्लोमेटिक सफारती सपोर्ट दी जो इनको शुरू के सालों में चाहिए थी। मसलन जब ये आज़ाद हुए तो 2 सालों के बाद
इनके कुछ इलाकों पे इनके एक हमसाये ने कब्जा करना शुरू कर दिया। तकरीबन 20% इलाके में इनका कब्जा हुआ, और चूंकि ये नया मुल्क था, इनकी कोई सफारती प्रेजेंस नहीं थी यूएन में, तो उस वक्त पाकिस्तान ने इनकी बड़ी हेल्प की। जो 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुई हैं इस इशू के ऊपर, वो 1993 में हुई, चारों की चारों, और पाकिस्तान ने उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया उन रेजोल्यूशंस को ड्राफ्ट करने में, उनकी लॉबिंग करने में और उनको अडॉप्ट करवाने में कंसेंसस के साथ। और दूसरा जो एक मोहब्बत की ख़ास वजह है कि जिस मुल्क के साथ इनका तनाज़ा था, आर्मीनिया जो इनका हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान ने उसको एज ए रियासत आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। एंड प्रोबेबली पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसने आर्मीनिया को एज ए रियासत अभी तक तस्लीम नहीं किया, और उसकी वजह से ये बड़े शुक्रगुजार हैं और उसको सराहते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान को बड़ा खुल के सपोर्ट करते हैं। ये OIC का कॉन्टेक्ट ग्रुप है जो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, उसमें ये बड़े एक्टिव मेंबर हैं। इनके फॉरेन मिनिस्टर हर मीटिंग में उसमें खुद तशरीफ लाते हैं। अभी सितंबर में न्यूयॉर्क में हमारे OIC कॉन्टेक्ट ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर की मीटिंग हुई, उसमें भी इनके फॉरेन मिनिस्टर ने शिरकत की। इनके प्रेसिडेंट, इनके फॉरेन मिनिस्टर बड़े खुल के बयान देते हैं कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की सपोर्ट में। अच्छा सर, आपने टूरिज्म का जिक्र किया। इनका टूरिज्म बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। आपको क्या लगता है इनके टूरिज्म की जो ये बूस्ट आई है, अचानक दुनिया का रुख बाकू की तरफ हो गया, तो उससे हम क्या सीख सकते हैं? जी, ये आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा इशू है जिसको हमें बड़ा डीपली स्टडी करना चाहिए। ये इस मुल्क की आबादी 10 मिलियन है, 1 करोड़। हमारे कई शहर इससे ज़्यादा बड़े आबादी वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया। हमने अभी रिसेंटली सालों में देखा, कोविड से पहले इनफैक्ट पाकिस्तान से भी तकरीबन 50,000 पाकिस्तानी 2019 में यहाँ पे आए, और हमें उम्मीद है कि जैसे ये कोविड सिचुएशन बेहतर होगी तो पाकिस्तानियों की तादाद इससे ज़्यादा आएगी। लेकिन इसके अलावा गल्फ़ से, यूरोप से, रशिया से, तुर्की से बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे आती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड इतना हाई है कि मुझे एक साल में मुझे कोई ऐसा वाक़या सुनने को नहीं मिला या अखबार में देखने को नहीं मिला कि किसी का बटुआ छीन लिया गया हो, या किसी बच्ची को या बच्चे को हरास किया गया हो, किसी के साथ ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया हो। तो ये जो सिक्योरिटी और सेफ्टी का परसेप्शन है, ये दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। देखिए, जो लोग रैंडम रिसर्च करते हैं कि जी मेरे पास 1 वीक का टाइम है, मैं किस जगह पे जाके टूरिस्ट करूं, तो वो इस चीज़ को देखते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए। ऑफ कोर्स हमारे चैलेंजेस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हैं, पेचीदा है, हम एक बड़ा मुल्क है, हमें मुश्किल मसाइल का सामना है, लेकिन अगर हम अपने सिक्योरिटी पैरामीटर्स को थोड़ा सा बेहतर कर सकें। उसके अलावा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे आप जाइए, बाकू में आपने देखा कि बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बाकू से बाहर जो इनके टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, आप कहीं भी जाना चाहें वहाँ पे एक साफ़ सुथरी अच्छी सड़क अवेलेबल है। जब आप उस रिजॉर्ट में पहुँचते हैं तो वहाँ पे डिसेंट अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, नीट एंड क्लीन है और अफोर्डेबल है। ये जो चीज़ें हैं कि अफोर्डेबिलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नीट एंड क्लीन हो और एक्सेसिबिलिटी ऑफ थ्रू रोड्स हो, पेव्ड रोड्स हो, तो ये भी चीज़ें फैसिलिटेट करती हैं आपके टूरिज़्म को। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम स्टेप अभी अनकरीब लेने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के बीच डायरेक्ट फ़्लाइट्स का इजरा जो है इंशाल्लाह अनकरीब होगा। इसके ऊपर सारा काम हो चुका है। सिर्फ कोविड की वजह से कुछ वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन है, वो जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस दूर होंगी तो इंशाल्लाह हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट्स चलेंगी, जो कि इस फासले को सिर्फ लेस दैन 3 आवर्स फ्लाइट हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो सर, ये जो किताबें हैं, मोहम्मद इकबाल अगर हम देखें, या ये भी एक है, तो इनके बारे में ज़रा बताएं। ये बुक्स हैं नाज़रीन, और मोहम्मद इकबाल और आज़रबाईजानी लिखी, इनके बारे में बताइए सर। ये किताब जो आप देख सकते हैं, ये अभी सितंबर में यहाँ पे लॉन्च हुई है। इनकी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज है, उसके अंदर एक इंस्टीट्यूट है, लिटरेरी इंस्टीट्यूट। ये उनकी काविश है। उन्होंने पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स के साथ रब्ता किया, और ये पहली ट्रांसलेशन है आज़रबाईजानी लैंग्वेज में, जो कि अल्लामा इकबाल की जो किताब है बागे दरा, वहाँ से कुछ उन्होंने नज़में ली हैं। एक प्याम मशरिक से कुछ उन्होंने कलाम वहाँ से लिया, और बस उनकी जो मशहूर पोएम है मस्जिद करतबा, उसको ट्रांसलेट किया उन्होंने आज़री ज़ुबान में। तो ये मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि इकबाल से
एक अकीदत का इजहार किया है यहाँ के लोगों ने, यहाँ के स्कॉलर्स ने, और मुझे उन्होंने बताया कि इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी तकरीबन 2 साल तक काम किया है। बिकॉज उर्दू ज़ुबान को ये उस तरीके से नहीं समझते, तो उन्होंने कुछ चीज़ जो कलाम था फ़ारसी से लिया और फिर कुछ उर्दू से उन्होंने रिसर्चर्स को मिला के तो उसको ट्रांसलेट किया, और वो ये कह रहे हैं कि ये पोएटिक ट्रांसलेशन है, यानी कि आज़री में जो कोई इसको पढ़ेगा तो उसमें एक रिदम उनको नजर आएगा। ऑफ कोर्स जो ओरिजिनल कलाम का मुतवाज़िन नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि इकबाल का जो फ़लसफ़ा है वो यहाँ के लोगों तक पहुँचाएं। तो मैं समझता हूँ कि इस काविश को सराहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आज़रबाईजान में पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब बिलाल हई साहब। आज़रबाईजानी ज़बान आधी उर्दू ही लगती है, मगर वहाँ पूरी उर्दू सीखने का भी इंतज़ाम है। और आपको जानकर हैरत होगी कि लोगों को यहाँ पर उर्दू ज़बान सीखने का काफ़ी शौक है। इसीलिए बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी में बाकायदा तौर पर उर्दू का डिपार्टमेंट बनाया गया है, जहाँ तलबा उर्दू ज़बान सीख सकते हैं और यहाँ उर्दू अदब व सकाफ़त पढ़ाई जाती है। बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में ये उस्ताद हैं, मेरे साथ मौजूद हैं एक दोस्त इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक हैं, सब ठीक ठाक हैं। अच्छा इब्राहिम, ये बताएं कि बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी में आप उर्दू डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं? प्रोफेसर नहीं, उस्ताद। अच्छा, वैसे अब ये भी इंटरेस्टिंग टर्म आपने बताई है। आप पहले फर्क बता दें उस्ताद का और प्रोफेसर का। उस्ताद ये पेशा है, लेकिन प्रोफेसर दर्जा है। इब्राहिम, ये बताएं कि आपके कितने स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो चुके यूनिवर्सिटी से, उर्दू में डिग्री लेके जा चुके हैं? अभी तक उर्दू डिपार्टमेंट से 100 से ज़्यादा तालिब इल्म ने ग्रेजुएशन की। इब्राहिम, उर्दू में आपने भी तालीम हासिल की है और अब आप आगे तालीम भी उर्दू में दे रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं लोगों को। उर्दू क्यों? उर्दू क्योंकि हमारा दोस्त मुल्क पाकिस्तान का ज़बान है, रस्मी ज़बान है, ऑफिशियल ज़बान है, और पाकिस्तान आज़रबाईजान का न सिर्फ दोस्त बरादर भी है, और हमारे दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और उर्दू और आज़रबाईजानी ज़बान एक चीज़ है, मुश्तरक है, और सीखना भी आसान है हमारे लिए। हाँ, सीखना आसान है। आवाज़ इसके बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो मुश्तरक हैं। मिसाल के तौर पे दुनिया, खिदमत, दीवार, अच्छा, दरवाज़ा। सही है। तो हम आपसे मुश्तरक जो अल्फाज हैं वो भी ज़रा हम पूछेंगे। ये बताएं, यहाँ पर उर्दू पढ़ाई कैसे जाती है? मतलब जाहिर है अगर मेरी कोई ज़बान है जो कि उर्दू नहीं है, तो मैं तो आज़रबाईजानी जानती हूँ, तो मैं आज़रबाईजानी में उनको उर्दू की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो समझाना मुश्किल हो जाती हैं, वो कैसे समझाते हैं आप? और आज़रबाईजानी और उर्दू के फ़र्क ये है कि रस्मुल ख़त में फ़र्क है। अच्छा। सिर्फ तालिब इल्मों के लिए ये सिर्फ मुश्किल होते हैं सबसे पहले, और ये मुश्किलात हल करने के लिए हमने एक किताब लिखा यहाँ पे, और वहाँ पे रस्मुल ख़त से शुरू होता है, किस तरह लिखे हैं, अव्वल पहले से दरमियान में और आखिर में हुरूफ किस तरह लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये पहला लेवल है, उर्दू का पहला लेवल है, आज़रबाईजान में पहली बार है ये किताब। ठीक है। और ये हमारा पहले उर्दू किताब है, ये वर्ड बुक है। अच्छा। उर्दू का वर्ड बुक है, वहाँ पे लिखा जाता है। और उर्दू के हवाले से हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, काम करते हैं। मसलन ये गुफ्तगू किताबचा है, और आज़रबाईजानी उर्दू किताबचा। अच्छा। ये सिर्फ सयाहों के लिए, और सिर्फ आज़रबाईजान पाकिस्तान जाने वाले जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनके लिए उर्दू में सीखना, और पाकिस्तान से जो आते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। किताबचा गुफ्तगू आज़रबाईजानी उर्दू। अब इब्राहिम, अगर हम आपसे ये कहें कि इसमें उर्दू भी लिखा है और इसमें आज़रबाईजानी के भी जो जुमले हैं वो लिखे हुए हैं, मिसाल के तौर पे ये आज़रबाईजानी वालों के लिए। अच्छा, और ये इसको हम किस तरह कहेंगे? बैली, यानी कि जी हाँ। जी हाँ उर्दू है, और बैली जो है वो आज़रबाईजानी है। ये है खैर। अच्छा, जी नहीं। अगर आपसे कोई सवाल पूछे और आपका दिल चाह रहा हो कि आप उसको कहें जी नहीं, तो आप आज़रबाईजानी में कहेंगे खैर। सलाम। ठीक है। अब ये मुश्तरक अल्फाज है। सुबह बखैर, ये क्या होगा? सबाहनिज़ खैर। सबाहनिज़ खैर
क्या बात है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है इसमें, और ये सारे टूरिस्ट्स के लिए है जो पाकिस्तान से यहाँ आए या जो यहाँ से पाकिस्तान जाएं। इसमें हर चीज़ दी हुई है। देखिए, मुड़ जाओ, आगे चलो, कतार बनाओ, कल उठो। ये मतलब जिसने इन 2 मुल्कों में ट्रैवल करना है, दिस इज़ द बुक फॉर देम। आपने जो ये किताबें लिखी हैं, इन किताबों को लिखना कितना मुश्किल? पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ मिसाल के लिए ये पहला लेवल है, उर्दू का पहला लेवल है, सिर्फ उर्दू सीखने वालों के लिए। यहाँ रस्मुल ख़त से शुरू होकर उसके अंदर में ग्रामर भी है, और मज़मून चुनना, कलेक्ट करना बहुत मुश्किल था, हर ग्रामर के मुताबिक और ग्रामर के वापस। इसलिए ये बहुत मुश्किल था। और मसलन रस्मुल ख़त से शुरू होता है, जो लोग उर्दू रस्मुल ख़त नहीं जानते हैं उसके लिए बहुत आसान है ये किताब। और यहाँ भी तस्वीरें भी है, इसी तरह ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत दिलचस्प है और बहुत बड़े शौक से सीखते हैं उर्दू में। और ये पहला लेवल है, और मैं दूसरा लेवल का काम कर रहा हूँ अभी, और ये सिर्फ उर्दू में। यहाँ अज़रबैजानी में कोई लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ उर्दू में। जैसा अंग्रेज़ी लेवल टेक्स्ट बुक किस तरह होते हैं, इसी तरह उर्दू में लिखता हूँ। और ये हमारा पहला अज़रबैजान में पहला उर्दू किताब है, टेक्स्ट बुक। और ये वर्ड बुक है, उर्दू का वर्ड बुक है। ठीक है, वर्ड बुक है। अब ये जो किताब है, ये किस हवाले से है? और नाज़रीन, इसमें मेरा भी जिक्र है, ये मेरी तस्वीर भी यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, तो मेरे बारे में क्या लिखा है ये भी ज़रा पूछते हैं। बल्कि पूछते क्या है, सस्पेंस रहने देते हैं, पढ़ेंगे नाज़रीन हम ये किताब, तो फिर पता चलेगा कि मेरे बारे में इब्राहिम साहब ने क्या लिखा है। पाकिस्तान के हवाले से है। मिसाल के लिए ये लाहौर का तस्वीर है, और ये हिंदू पाक की सरहद में वो परचम बदलते हैं, सलाम कहते हैं, ये है। और बिरयानी के बॉर्डर तस्वीर है ये, और पसंद का तस्वीर है, और ये आपका तस्वीर है, सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से। यानी हमारा मकसद ये है कि जो लोग उर्दू में सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में भी सीख सकें, सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सकें। तो आप सख्त उस्ताद हैं, पास कर देते हैं स्टूडेंट्स को या फेल कर देते हैं? मैं सख्त उस्ताद हूँ, लेकिन तालिब इल्म मेरा दोस्त है। अच्छा, दोस्त हैं। मतलब ज़्यादा तो आपकी पाकिस्तानियों से मुलाकात नहीं होती होगी, कम होती होगी, तो उर्दू भूल नहीं जाती? नहीं, मैं सिर्फ वीडियो देखता हूँ, फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म देखता हूँ। अच्छा। म्यूजिक, पाकिस्तानी मौसीकी सुनता हूँ। पाकिस्तानी मौसीकी में आपको क्या पसंद है? कवाली। और किसकी कवाली? अभी बहुल का याद में नहीं। मैं आपको नाम याद कराती हूँ, आप इनमें से सिलेक्ट कर लें। जौन सी, एक नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, दुनिया मारूफ, एक राहत फतेह अली खान साहब हैं, फिर अमजद साबरी साहब थे, तो ये सारे मारूफ कवाल हैं पाकिस्तान के। इससे और भी बहुत लोग हैं, लेकिन ये तो इनके नाम तो लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होते। तो तुर्किश ड्रामा है, तुर्की ड्रामा। और तुगरक तो नहीं देख रहे आप? नहीं, तुर्की में नहीं, उर्दू में सुना, उर्दू में देखते हैं तुर्की ड्रामा। अच्छा, तर्जुमा किया जाता है उसको। अच्छा, वो देखते हैं। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करते हैं अपनी उर्दू की। क्या बात है, जबरदस्त। शायरी के हवाले से जरा बताएं कि शायरी भी पढ़ाते हैं आप अपने तालिब इल्मों को? मैं नहीं, हमारा उर्दू अदब का उस्ताद है, वो सिर्फ उर्दू अदब पढ़ाती है। अच्छा। वो शायरी के बारे में, उर्दू अदब के बारे में वो सिर्फ वो पढ़ाती है। सही है। तो आप वैसे शायरी पढ़ते हैं? मैं सिर्फ ज़बान पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप ज़बान पढ़ाते नहीं? वैसे शौक है आपको कोई शेर व शायरी का या किसी शायर को पढ़ने का? सिर्फ सुनना का शौक है, शायरी सुनने का। अच्छा, तो फिर तो आप शेर नहीं आते हैं। अच्छा, शेर नहीं आते, लेकिन आप जब पाकिस्तान आएंगे तो आपके लिए फिर हम मुशायरों की कोई एक आधी नशिस्त लगवाएंगे, तो आपको फिर शेर सुनवाएंगे वहाँ पर। मैं भी बहुत अच्छे शेर नहीं कहती, इसलिए मैं ये जसारत नहीं करूंगी कि एक उर्दू के उस्ताद के आगे मैं किसी किस्म का कोई शेर यहाँ पर कह दूँ। इब्राहिम साहब, बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी में जो उर्दू डिपार्टमेंट है, उसके बारे में ज़रा बताएं कि कब शुरू हुआ था, कितने टीचर्स हैं, हफ्ते में कितनी क्लासें होती हैं, और क्या क्या पढ़ाया जाता है उर्दू के हवाले से? और उर्दू डिपार्टमेंट 2001 ईस्वी में शुरू हुआ, और इस साल में उर्दू डिपार्टमेंट का 20वां सालगिरह है। अच्छा। और उर्दू डिपार्टमेंट में 3 उस्ताद हैं और 2 उस्ताद उर्दू ज़बान पढ़ाते हैं, तो एक उस्ताद
उर्दू अदब पढ़ाती हैं। अच्छा। और उर्दू ज़बान की दर्स हर रोज़ होते हैं और हर रोज़ होते हैं। 7 क्लास हैं, हर क्लास में 7-8 तालिब इल्म पढ़ते हैं, उर्दू ज़बान सीखते हैं। सही है। और आपकी ग्रेजुएशन कब हुई थी उर्दू ज़बान में? मेरे ग्रेजुएशन 2005 ईस्वी में। 2005 में, यानी कि आप इब्तदाई बैचेस में थे। और 2007 ईस्वी में मास्टर डिग्री हासिल की उर्दू ज़बान से। मास्टर भी यहीं से किया आपने? क्या बात है। और पीएचडी कहाँ तक पहुंचा सर आपका? और पीएचडी खत्म किया है और इंशाल्लाह पीएचडी होंगे। पीएचडी होंगे आप इंशाल्लाह उर्दू में? उर्दू में। तो फिर डॉक्टर इल्दोस इब्राहिम हो जाएंगे। क्या बात है। और मेरा पीएचडी का मौजू उर्दू में फारसी का असर, लिसानी असर। उर्दू ज़बान की खिदमत है जो आप कर रहे हैं, और हम बतौर पाकिस्तानी या जो उस ज़बान पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम ये ज़बान बोलने वाले हैं, तो उनकी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। अब मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिमोव, जो कि बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद हैं। उनके 3 तालिब इल्म, और ये 3 तालिब इल्म जो हैं ये बैचलर ऑफ उर्दू के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि उर्दू में डिग्री लेंगे और इनकी जो 4 साल की ऑनर्स डिग्री है वो उर्दू ज़बान में होगी। मेरे साथ इदरीस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इदरीस। वालेकुम सलाम। और इदरीस के साथ जो है नरमे बैठी हैं, और नरमे के साथ फिदान बैठी हैं। नाम भी इनके बड़े प्यारे हैं, इनसे मतलब भी पूछते हैं कि इनके नामों का क्या मतलब है। इदरीस कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें उर्दू बड़ी मजे की है, वैसे इनकी मजा आता है सुन के। मैं बिल्कुल ठीक हूँ इदरीस। मौसम तो आज बड़ा ठंडा है वैसे। जी हाँ, क्यों अज़रबैजान के मौसम बहुत सर्दियों है, क्योंकि यह मौसम बहुत सर्द होती है। सर्द होती है, हवाएं बहुत चलती हैं इधर। हमें तो हवाओं ने उड़ा दिया नाज़रीन, 2 दिन से हम तो हवाओं में ठिठर के रह गए। अच्छा नरमे, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है। आप फिलहाल अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हैं। अच्छा ये बताएं इदरीस कि आप उर्दू पढ़ रहे हैं। मैं उर्दू और पाकिस्तान के बारे में सीख चाहता हूँ, इसलिए भी मैं उर्दू फैकल्टी और बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी के मशरकी फैकल्टी इंतखाब किया। अच्छा। उस वजह से भी मैं उर्दू ज़बान सीख रहा हूँ। हमारे आर्ज़ू ये कि हम पाकिस्तान का किसी यूनिवर्सिटी में तजुर्बा करें और मास्टर पढ़ते हैं। तो मास्टर आप किस चीज़ में करना चाहती हैं? उर्दू में या किसी और ज़बान में? उर्दू में मास्टर करना चाहती हैं पाकिस्तान से? नाज़रीन ये स्टूडेंट आ रही है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की तालिब इल्म आ रही हैं, तो इनको हमने खास ख्याल रखना है इनका। फिदान ये बताएं कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या जानती हैं? मैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ और मैं फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज उर्दू ज़बान पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ और 34 साल फैकल्टी तालिब इल्म हूँ। मैं खुश किस्मत हूँ कि बरादर मुल्क पाकिस्तान, दोस्ती पाकिस्तान ज़बान उर्दू ज़बान सीख रहा हूँ। अच्छा। और तो उर्दू ज़बान आपको मुश्किल नहीं लगती? उर्दू ज़बान मुश्किल लगती है? नहीं लगती? आप थोड़ा टेस्ट ले लें, आप लोग इम्तिहान ले लें। पहले बेचारे बड़े मासूम परेशान हाल है कि ये क्या आपसे उर्दू के साथ सब जुमले बोल रही है, और स्पीड भी नाज़रीन बड़ी तेज़ है। मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो रखूं, ज़रा तमीज़ के दायरे में रह के मैं आहिस्ता आहिस्ता इनसे बात करूं ताकि उनको भी समझ आए, बिकॉज दे आर नॉट द नेटिव स्पीकर्स ऑफ उर्दू। अच्छा अब ये बताएं कि ये हमारे पास कुछ जुमले हैं, ये किताब है, और ये इनकी किताब है जी उर्दू दिली, उर्दू ज़बान 1 लेवल 1 की ये किताब है, और इसमें हम इनसे ज़रा पढ़वाते हैं मुख्तलिफ जुमले के। ये ज़रा जुमले बनाएं और बताएं कि इन जुमलों में क्या आएगा। मिसाल के तौर पे ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, खाली जगह पुर करें। और कराची लाहौर से डैश है। अब ये इदरीस ज़रा करके तो बताएं। कराची लाहौर से 12 शहर है, लेकिन लाहौर ज़्यादा पुराना है। क्या बात है,
ये क्या है? लाहौर पुराना है, बिल्कुल। कराची बड़ा है। हाँ, कराची बड़ा है, बिल्कुल सही, आपको मालूमात हासिल है। अमजद और नसीर असलम के बेटे हैं। अमजद और नसीर असलम के बेटे हैं। अमजद नसीर से डैश है, ये आप बताएं। नरवे। अमजद और नसीर इस्लाम के बेटे हैं। अमजद नसीर से छोटा है, बड़ा है, क्या है? छोटा है। छोटा है, ठीक है। फिदान, ये अगला वाला आप करेंगी। मेरा ख्याल में बिरयानी पहला से ज़्यादा मुश्किल। मज़ेदार। मज़ेदार। बिरयानी खाई है आपने? एक खाना है, बिल्कुल। खाया है? नहीं खाया। अरे नाज़रीन, इनको बिरयानी के बारे में पढ़ा रहे हैं और बिरयानी खिलाई नहीं है उस्ताद साहब ने, तो ये तो जुल्म कर दिया ना। मतलब पहले खिलाएं और फिर उनसे पूछे कि बिरयानी क्या है। बिरयानी जिस तरह यहाँ पर चावल होते हैं, चावल, राइस, चावल की डिश होती है ना यहाँ पर आज़रबाईजान में। नाज़रीन, इनका खाना हमारे से बड़ा मिलता जुलता है, लेकिन एक जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पर खानों में चीज़ यानी कि पनीर का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। हम पनीर को ज़रा कम इस्तेमाल करते हैं। सलाद और ब्रेड इनके लिए बड़ी ख़ास होती है। जब भी खाना आता है तो खाना मेन कोर्स से पहले ब्रेड और सलाद ज़रूर आता है, उसके साथ चीज़ भी होता है। लेकिन जो मेन इनका कोर्स होता है उसमें गोश्त का बड़ा अमल दखल है। हम भी गोश्त बहुत खाते हैं और केपी वाले तो वैसे गोश्त खोर मशहूर हैं बेचारे मासूम लोग। तो बिरयानी जो है ना, बिरयानी है मसाले वाले चावल जिसमें मिर्चें होती हैं, मसाला स्पाइसी। और जो पुलाव है, पुलाव थोड़ा सा कम स्पाइसी होता है। और मटर पुलाव होता है, उसमें मटर जो, अब ये कैसे हम बताएंगे? इब्राहिम साहब मदद करें कुछ, हमारी मटर एक्सप्लेन करने में मदद करें। नो, हाँ, तो मटर होते हैं उसमें। मटर पुलाव हो सकता है, चिकन पुलाव हो सकता है, मुर्गी, हाँ, गोश्त पुलाव हो सकता है, मुख्तलिफ चीजें। लेकिन इब्राहिम साहब आप इनको बिरयानी खिलाएं और फिर उनसे बिरयानी का सवाल पूछें, ये ना जुल्म करें उन पे, खुदा के लिए। तो ये नाज़रीन हमारे साथ थे इदरीस, नरमे और फिदान, और हमारे साथ थे इब्राहिम साहब जो कि उस्ताद हैं और इन तालिब इल्मों को उर्दू की तालीम दे रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये लोग बैचलर ऑफ उर्दू कहलाएंगे। और फिर इनमें से एक तो पाकिस्तान आके मास्टर करना चाहती हैं। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात इसी तरह मज़ीद मजबूत से मजबूत तर होते जाएँ, ताकि हम और ये मज़ीद एक दूसरे के इल्म से, तजर्बे से मुख्तलिफ शोबों में फ़ायदा उठा सकें। जिस तरह पाकिस्तान और आज़रबाईजान की ज़बान, खाने और रस्म व रिवायात एक दूसरे से काफ़ी मिलती हैं, उसी तरह उनकी शादी में अदा होने वाली रस्में भी कुछ ऐसी हैं जो पाकिस्तान जैसी हैं। अब आपको मैं ख़ास जगह लेकर आई हूँ। अंदर से म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही हैं। अंदर एक बड़ी स्पेशल पार्टी चल रही है, हिना पार्टी कहते हैं उसको। आपको बताते हैं क्या मतलब है, आए ज़रा मेरे साथ। मिसाल के तौर पे रस्म हिना, जिसे हम मेहंदी कहते हैं या पाकिस्तान में उस फंक्शन को मेहंदी का नाम दिया जाता है, वहाँ पर हिना पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस हिना पार्टी को शादी से एक दिन पहले मुनक्किद कराया जाता है और दुल्हन की सहेलियाँ आकर उसके साथ एक अच्छा वक्त गुजारती हैं, खाने खाती हैं, गाती हैं, बजाती हैं और उसे तोहफे तोहफ़े देती हैं।